हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड में से पाठ 3 पढ़ेंगे। पेज नंबर 31। अप्पू के 2.5 साल सत्यजीत रे का संस्मरण है। इनका जन्म 1921 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी प्रमुख फिल्में थी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने की का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी। इसको प्राप्त होने वाले प्रमुख सम्मान थे फ्रांस का लेजन डी ऑनर। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ऑस्कर पाथेर पंचाली के लिए प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही फिल्म जगत का हर जो महत्वपूर्ण सम्मान था वो भी इन्हें मिला। और मृत्यु इनके सन 1992 में हुई। भारतीय जो सिनेमा था उसे कला की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले जो प्रसिद्ध फिल्मकार हुए उनमें सत्यजीत राय पहली पंक्ति में है। इनके निर्देशन में जो पहले इनकी फिल्म बनी पथेर पांचाली, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन्होंने 30 फिल्में बनाई। इन्होंने फिल्म की विधा को विकसित किया और निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक पुल बांधा, एक समझ का विकास किया। इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक रचनाओं पर आधारित हैं। जैसे कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हुए, उनकी कहानियों को इन्होंने लेकर अपनी फिल्में बना ली। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति विभूषण बंद्योपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद तक को शामिल किया गया है ना। इनकी जो कृतियां रचनाएं हैं उस पर जो इन्होंने कथा लिखी है, जो प्रसिद्ध कथाएं हैं उस पर इन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं। और इसके साथ ही बांग्ला में बच्चों और किशोरियों के लिए भी बेहतर लेखन का काम बहुत ही समझदारी के साथ किया है। और इन्होंने जासूसी कहानियों के साथ साथ, जासूसी रोमांच के साथ साथ प्रकृति को भी अपने लेखन में लिया है। अब देखिए, यहाँ पर किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली के समान होती है। बनाने वाला एक अदृश्य शंकाओं से घिरा रहता है। ये फिल्म भी घिरी रहती है कि वो पूर्ण हो पाएगी कि नहीं और किस तरह की समस्याएं आएंगी। फिल्म पूरी होने के बाद फिल्मकार जैसे जन्म लेता है। उसकी पहली फिल्म की रचना हमेशा जिस तरह उसे अपना बचपन याद रहता है, उसी तरह पहली फिल्म उसे हमेशा उसके अनुभव याद रहते हैं। अप्पू के 2.5 साल फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का एक संस्मरण है, जो उनकी एक पहली और प्रसिद्ध फिल्म पथेर पांचाली, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुआ, उसके विषय में उनका संस्मरण है, उनके अपने अनुभव है, उसके विषय में लिखा गया है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और जब उनको छुट्टी मिलती तभी वह फिल्म का काम कर पाते। और इसके साथ ही जब उनके पैसे खत्म हो जाते, है ना, प्रारंभिक के दिनों में उनके पास पैसे की भी बहुत कमी थी, तो आर्थिक तंगी की वजह से भी वो फिल्म की शूटिंग रोक देते और जब पैसा पुनः जोड़ते तब वह शूटिंग आगे बढ़ाते। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में उसमें कौन कलाकार काम करेंगे, इसके लिए कलाकारों का चयन करना पड़ता है। और जो फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे थे, उन्हें अप्पू की भूमिका के निभाने के लिए 6 साल के एक लड़के की आवश्यकता थी। उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी दे रखा था, लेकिन कोई ऐसा लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था जो उस भूमिका पर सही उतरे। राम बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा भी भाड़े पर ले रखा था।
कई बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन फिल्म निर्देशक को जचे नहीं। और एक दिन तो ऐसा भी संयोग हुआ कि एक बहुत ही नाजुक सी आवाज वाली एक बच्चा आया। उसके बाल कटे हुए थे। पूछने पर उसने अपना नाम टिया बताया। लेखक जो है उन्हें संदेह हुआ। पिता से पूछा, अभी अभी बाल कटाकर आ रहे हो क्या? हाँ। उन्होंने बताया कि असल में यह मेरी बेटी है, अप्पू की भूमिका मिल जाए इसलिए इसके बाल कटवाकर यहाँ लाया हूँ। और लेखक बेहाल होने लगे, परेशान होने लगे। कोई लड़का उन्हें अप्पू की भूमिका के लिए सही जच नहीं रहा था। एक दिन उनकी पत्नी छत पर चढ़ी तो पास वाले मकान की छत पर उनको एक लड़का दिखा। उन्होंने आकर बतलाया, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस में के घर में रहने वाला लड़का सुवीर बनर्जी पथेर पांचाली का अप्पू बना। और फिल्म का काम 2.5 साल तक चला। अब इस 2.5 साल के काम में, क्योंकि लेखक को ये नहीं पता था कि 2.5 साल लगने वाले हैं, लेकिन लग रहे थे, इसलिए उनके मन में एक संदेह उठता था कि अगर इस 2.5 साल में ये बच्चे जो अप्पू और दुर्गा, ये दोनों बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो फिल्म में ये नजर आएंगे। लेकिन जिस हिसाब से आज बच्चों का विकास हो रहा है, उस समय अप्पू और दुर्गा इस तेजी से नहीं बढ़े, इसलिए उनकी फिल्म ठीक रह गई। और इसके साथ ही इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक अपना काम कर पाएंगी या नहीं, ये भी उनके लिए संदेह का विषय था, क्योंकि इतनी उम्र पार हो चुकी थी। वह स्वस्थ रह पाएंगे कि नहीं, यह लेखक के सौभाग्य की बात थी कि वह भी उनकी शूटिंग के दौरान तक सही रही। अब लेकिन शूटिंग के दौरान एक गड़बड़ी हो गई, क्योंकि अप्पू और दुर्गा को लेकर जो लेखक थे वो कलकत्ता से 70, अब देखिए पथेर पांचाली बंगला फिल्म है ना, बंगाली में है। तो ये कलकत्ता से 70 मील दूर पारीसेट नाम के एक गांव में आए। वहां रेल लाइन के पास काश के फूलों का से भरा हुआ मैदान था। ये सीन जो निर्देशक है उन्हें अपनी फिल्म में चाहिए था। अप्पू और दुर्गा पहली बार, माने उस फिल्म की सीन के मुताबिक या उसके हिसाब से अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी को देखते हैं। इस सीन की शूटिंग करनी थी उन्हें। और ये सीन इस तरह का था कि पहले दिन जगदम्बा माँ की पूजा का त्योहार था और दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू को दौड़ना था और काश के मैदान तक, वहां वन तक पहुंचना था। काश के फूल जहां लगे हैं उस वन तक पहुंचना था। सुबह की शूटिंग के करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया और निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री सभी इस क्षेत्र में जहां आए थे हम सब, ये एक नया होने के कारण थोड़े से बौराए हुए थे, इसलिए वो शूटिंग पूरी नहीं कर सके और हमें वापस भी जाना था। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने के लिए उद्देश्य से हम लोग घर पहुंच गए, वापस चले गए। लेकिन अब जब लेखक को या निर्देशक को अपने काम से, अपनी नौकरी से जिस दिन अवकाश मिला होगा, उस दिन 7 दिन के बाद वो शूटिंग के लिए उस जगह आए, तो वह जगह वो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि जहां वो आए थे वहां पे काश के फूल थे, लेकिन अब काश के फूल सब पूरे फूल जानवर खा चुके थे। अब अगर हम उस जगह की बाकी आधी सीन की शूटिंग कर लेते हैं तो पहले शूटिंग के साथ ये मैच नहीं करेगी, उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि पहले सीन के संबंध में क्या कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सीन, अब इस सीन के लिए हमने क्या किया कि उस सीन के बाकी अंश को की शूटिंग के लिए अब काश के फूल तुरंत तो उगने वाले नहीं थे, 1 साल का इंतजार किया। अगले साल की शरद ऋतु, जब ठंड की ऋतु आई, फिर से मैदान काश के फूलों से भरा, तब वो बाकी बची हुई शूटिंग की। और उसी समय एक रेलगाड़ी के शॉर्ट्स से काम नहीं बनता है ना, इसलिए उस पटरी पर, उस लाइन में जितनी भी 3 रेल की गाड़ियां जाने वाली थी,
और तीनों रेलगाड़ियों की शूटिंग ली। और इसके साथ ही इसका प्रबंध पहले से करना पड़ता कि पहले हमने टाइम टेबल देखा गाड़ियों का, हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी जो, तो पहले से ही जो जिस स्टेशन से वो रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू जाकर बैठ जाते। रेलगाड़ी जब स्टेशन से निकलती तो वो इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ जाते, क्योंकि जब गाड़ी शूटिंग के मैदान तक पहुंचती, जहां शूटिंग होनी थी वहां उस एरिया से गुजरती, तब उन्होंने माने वायरल में कोयला डालना जरूरी था। जब कोयला डलता तो काला धुआं गाड़ी से निकलता, और काला धुआं गाड़ी से निकलना और सफेद काश के फूलों का मैदान की पृष्ठभूमि है ना, बैकग्राउंड, ये दृश्य इस फिल्म में दिखाना अनिवार्य था, जो अच्छा लगता। पथेर पांचाली फिल्म का जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि उस फिल्म में हमने 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया। और आज के डीजल और बिजली की से चलने वाली गाड़ियों का अगर दौर होता तो ये दृश्य को चित्रित करना मुश्किल हो जाता। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हम अलग अलग समस्याओं से जूझते रहते। एक लेखक और उदाहरण देते हैं, ये पहला संस्मरण उनका, कि पहला उनके मन में चिंता थी कि बच्चे बड़े ना हो जाएं, और अपू और दुर्गा, और दूसरी चिंता थी कि जो 80 साल की उम्र की चुन्नी वाला देवी है वो स्वस्थ रह पाएंगे कि नहीं, और तीसरी ये रेलगाड़ी काश के फूलों का मैदान है ना, उसका साफ हो जाना, फिर शरद ऋतु में दोबारा उस जगह शूटिंग होना, और तीसरी बात 3 रेलगाड़ियों का बदलना, 3 रेलगाड़ियों की शूटिंग को एक रेलगाड़ी बनाकर दिखाना। अब अब इनका अगला संस्मरण आता है कि यहाँ भूलो नाम का एक कुत्ता है, और उस कुत्ते का कोई जो निर्देशक है उनके पास पैसे नहीं थे कि वो ट्रेंड कुत्ता ले सके थे, वहीं का एक पालतू कुत्ता लिया गया। सीन यह दिखाना था कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, और वो कुत्ता सामने दरवाजे पर बैठा देख रहा है अप्पू को भात खाते हुए। लेकिन अप्पू का ध्यान खाने पर नहीं है, वो छोटे से तीर कमान से खेल रहा है, माँ की ओर पीठ किए हुए है। तीर कमान खेलने के लिए इतना उतावला है कि वो तीर छोड़ता है, और जहां तीर जाता है उसके पीछे पीछे खाना छोड़ के दौड़ता है। और उसकी माँ अपने सर्वजया बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव को देख के समझ जाती है कि वह नहीं खाएगा। बूढ़ा कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। तब सर्वजया अपने उस बचे हुए भात को एक गमले में डालती है, जिसे अब कुत्ते ने खाना था, लेकिन शाम हो गई है ना, शॉट ले नहीं सके, अब फिर उनको वापस जाना था। तो सर्वजया थाली में वो गमले में डालती है, वो खाए इससे पहले शाम हो गई। फिर 6 महीने के बाद फिर जब वो वापस आ गया, 6 महीने बाद फिर जब पैसे इकट्ठे हुए है ना, क्योंकि खर्चा तो ज्यादा लगता होगा, इतने कलाकारों को ले जाना, वहां रखना, खिलाना पिलाना, और कैमरा, सब चीजों का खर्च होता होगा। तो 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर फिर हम बोडाल गांव में उसी जगह पहुंचे, लेकिन वो भूलो नाम का कुत्ता मर चुका था, और उसी के समान एक कुत्ता और गांव में था, वो भूलो जैसा ही दिखता था, उसकी दुम का छोर भी सफेद था। आखिरकार ये फेंका हुआ भात उसे ही खिलाया गया और शूटिंग को पूरा किया गया। फिल्म देखते समय यह नहीं पता चलता कि ये भूलो की भूमिका में कोई और दूसरा कुत्ता है, या 2 कुत्तों से भूलो की भूमिका कराई जा रही है। अब अगला सीन था कि जो श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति है जो मिठाई बेचता है। मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास तो पैसे नहीं है, लेकिन कोई दूसरा मिठाई खरीदे, इसी में वो खुश हो लेंगे, इसलिए वो उसके पीछे पीछे अप्पू और दुर्गा मिठाई वाला जो श्रीनिवास है उसके पीछे पीछे मुखर्जी जो अमीर आदमी है उसे वो तो मिठाई खरीदेगा ही, तो इसलिए उसके पीछे पीछे देखने के लिए जाते हैं, है ना। वहां पर क्या देखते हैं, इस दृश्य के कुछ अंश को
तो चित्रित कर लिया गया, उसकी शूटिंग कर ली गई, लेकिन कुछ महीनों के लिए वो शूटिंग फिर बंद करनी पड़ी क्योंकि पैसे हाथ में दोबारा आते। तब जब वह शूटिंग के लिए फिर दोबारा गांव में गए तो पता चला कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो चुका, जो मिठाई बेचने वाला था उसका देहांत हो चुका। अब पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए दूसरे सज्जन को ढूंढा गया जो ढील डौर से तो श्रीनिवास जैसे थे लेकिन चेहरे से नहीं थे, इसलिए जब उन्हें दिखाया गया तो उनको पीठ की ओर से दिखा दिया गया। तो इसलिए कोई भी नहीं पहचान पाता है, फिल्म को देखने वाला कोई भी दर्शक यह नहीं पहचान पाता कि श्रीनिवास की भूमिका में दो व्यक्ति हैं। फिल्म अनेक बार कई लोगों ने देखी है लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। और इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हमें यह दिखाना है, हम बिल्कुल तंग आ गए क्योंकि होना यह था कि जो दुर्गा अपने भाई अप्पू से कहती है कि माने मिठाई वाला आ रहा है, इसके पीछे पीछे चलते हैं। अब उसको देखकर जो ललचाई नजर से मिठाई देख रहे हैं तो मिठाई वाला उनसे सवाल करता है कि मिठाई चाहिए कि खरीदेंगे? वो बोलते हैं नहीं, लेकिन वो पीछे पीछे जाएंगे। और जब वो जा रहे हैं और मुखर्जी तो मिठाई खरीदेगा ही, जब वो जाते हैं तो उसके पीछे किसने जाना है? कुत्ते को भी झाड़ियों से कूद के उनके पीछा करना है, उन बच्चों के साथ जाना है, तभी वो उनका पालतू कहलाएगा। लेकिन यहां पर हुआ ये कि दोनों भाई बहन दौड़ता है लेकिन कुत्ता नहीं दौड़ता। बहुत बार कोशिश की गई, कुत्ते के मालिक को भी कहा गया कि वो दौड़ाए उनको उस अपने कुत्ते को इन बच्चों के पीछे, लेकिन कुत्ता नहीं दौड़ा, है ना। लेकिन शूटिंग के दौरान हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, बार बार कट कट करना पड़ रहा था। अब यहाँ धीरज रखते हुए सिवा इसके कोई दूसरा उपाय नहीं था। अगर बच्चा कुत्तों के पास पीछे नहीं जाएगा तो पालतू नहीं लगेगा, और फिल्म की जो सीन था उसके अनुसार कुत्ते को जाना चाहिए, है ना। पैसों की कमी। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने दुर्गा के हाथ में मिठाई रखवा दी और मिठाई को हाथ में सूंघते हुए कुत्ता पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो हमारा ये सीन भी पूरा हुआ। और पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करना था, लेकिन वर्षा की ऋतु में पैसे थे नहीं। जब बरसात खत्म हो गई, पैसे आए और शूटिंग के लिए हम गए फिर गाँव। लेकिन हमारे पास तब तक अक्टूबर का महीना आ गया था। बारिश तो अक्टूबर के महीने में नहीं होती है। फिर भी हम प्रतिदिन उस गांव में जाकर बैठ जाते, बच्चों को भी ले जाते और कैमरा तकनीशियन को लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा करते। आकाश में एक भी काला बादल नहीं दिखाई देता तो मुझे लगता कि वो बरसात होगी, ये बादल बड़ा हो जाए और वर्षा होने लगी। आखिर एक दिन ऐसा हुआ भी कि शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। उस बारिश में भीग करते हुए दुर्गा को अपने भाई तक आना था। पेड़ के नीचे भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर वहीं बैठ जाते हैं। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर मचा ये वृष्टि घरे जा, बरसात ठंड अप्पू। अब क्या ठंड की ऋतु में एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से ठंड लग रही है और अप्पू का बदन खुला है, उसने शर्ट भी नहीं पहन रखी है। अब प्लास्टिक के कपड़े से जो कैमरा हम ढक के शूटिंग कर रहे थे, उसके कैमरे की में आंख लगाकर देखा तो दोनों बच्चे ठंड के मारे बहुत कांप रहे थे। शॉट पूरा होने पर जल्दी से उनको दूध के साथ थोड़ी सी ब्रांडी दी गई। तब भाई बहन का शरीर गर्म हुआ और पथेर पांचाली का वो सीन तो बहुत ही खूबसूरत हुआ था और ये शॉट तो बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ, सबने पसंद भी किया। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था क्योंकि यहाँ जैसा दृश्य हमें चाहिए था वैसे ही थे। उस गांव में हमको बहुत बार जाना पड़ा, रहना भी पड़ा और वहां पर के बहुत ऐसे लोगों से हमारा परिचय हुआ। लेकिन वहां पर एक जो मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति था, सुबोध दादा। जब अपनी शूटिंग के सभी
लोगों को लेकर हम वहाँ पहुँचते तो वो एक झोपड़े में अकेले रहते थे, हमारे घर के पास ही थे। उनकी उम्र 60-65 साल थी और जैसे ही हम पहुँचते तो वो बड़बड़ाने लगता। गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो जाता और देखते ही चिल्लाता, फिल्म वाले आ गए हैं, मारो इनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों से पता चला कि वह मानसिक बीमार है। बाद में सुबोधदास से हमारा अच्छा परिचय हुआ और वे हमें अपने पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीत की धुन बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते कि वो साइकिल पे जा रहा है, आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो, वह रूजवेल्ट है, पक्का पाजी उसके मत से। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वो भी उसके कारण भी हमको परेशानी होती क्योंकि वो थोड़ा सा पागल था और बीच बीच में क्या करता था, नगाड़ा, कभी कभी वो भाई और बहनों कहकर जोर जोर से राजकीय मुद्दों पर लंबा भाषण देने लगता था और फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन शूटिंग के दौरान भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित होता। उस धोबी के रिश्तेदारों से ने अगर हमारी मदद न की होती तो वो धोबी सचमुच हमको हमारे लिए सिर दर्द था। जिस घर में हम लोग पथेर पंचाली की शूटिंग कर रहे थे तो वो घर एकदम ध्वस्त था। ध्वस्त माने टूटा फूटा। तो उस घर को ठीक करने में हमको कम से कम 1 महीना लगा, उसकी मरम्मत करवाने में, ठीक करवाने में। और इसके अलावा उस घर के एक हिस्से में कि मैंने एक बड़ा सा कमरा था, वो बड़ा सा घर था। पैसे की कमी के कारण हम उसी घर को ले पाए थे। हमने उसी के कुछ कमरों में अपना सामान भी रख दिया था। हम एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे, है ना, रिकॉर्डिस्ट। तो हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख तो नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हम शॉट के बाद उनसे पूछते कि साउंड ठीक है ना। भूपेन इस बार हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद जब हम साउंड के बारे में उनसे सवाल कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया, एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है? फिर कोई जवाब नहीं आया। हमने जाकर देखा उनके कमरे में। वहां जाकर देखा तो एक बड़ा सा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू तो सहम गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। उस सांप को हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा। उसे मार डालने का विषय में सोचा लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने मना कर दिया क्योंकि यह एक वास्तु सर्प था, बहुत पुराना सर्प जो वहां बहुत दिनों से रह रहा था। गॉड ब्लेस यू बच्चों।